आज हम दो ऐसे हादसों की बात करेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। ये वो घटनाएं हैं जिन्हें जानकर आपकी आंखें भी भर आएंगी और दिल दहल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हादसे से। लेकिन उससे पहले अगर आपको रियल क्राइम केस, हॉरर या फिर सच्ची कहानियां देखना या सुनना पसंद है तो ये हमारा नया चैनल है जिसमें आपको बिल्कुल असली क्राइम केस देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। 31 मई 2009 की रात थी। ब्राजील के रियो डी जनेरियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 उड़ान भरने वाली थी जो रियो से पेरिस के लिए रवाना होती है, एक रूट जिसे हर हफ्ते हजारों लोग तय करते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज रात ये उड़ान इतिहास में दर्ज होने जा रही है, एक ऐसे हादसे के रूप में जिसने न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया बल्कि उस रात के सवार 228 लोगों के परिवारों की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल दी। एयरबस A330-203 विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी 3 अनुभवी पायलट्स की थी, कैप्टन मार्क डबॉयज, को पायलट डेविड रॉबर्ट और जूनियर पायलट पियरे कैडेन बोनिन। विमान ने रात 7:29 पर स्थानीय समयानुसार उड़ान भरी। शुरुआती 3 घंटे बिल्कुल सामान्य रहे। विमान ने अटलांटिक महासागर की दिशा में उड़ान भरी और लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। यात्रियों को खाना सर्व किया जा चुका था, लाइट्स धीमी कर दी गई थीं। लोग या तो सो चुके थे या फिर फिल्में देख रहे थे। लेकिन तभी विमान एक ऐसे इलाके में पहुंचा जिसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। यह इलाका भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के मौसम आपस में टकराते हैं। यहां बिजली, तूफान, बादल और हवा का तेज बहाव सामान्य बात है। फ्लाइट ने जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया, बादल गहरे हो गए और रडार पर मौसम बिगड़ता नजर आने लगा। कैप्टन ने निर्णय लिया कि थोड़ा ऊपर उड़ना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। थोड़ी देर बाद कैप्टन कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कॉकपिट छोड़ते हैं और को पायलट रॉबर्ट और बोनिन को नियंत्रण सौंप देते हैं। रात के 1:51 एयर फ्रांस फ्लाइट 447 ने आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। इसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ ही मिनटों में विमान के पिटॉट ट्यूब्स, जो हवा की रफ्तार मापते हैं, बर्फ से जम गए। नतीजा ये हुआ कि कॉकपिट को मिल रही स्पीड की जानकारी या तो गलत थी या फिर बिल्कुल नहीं आ रही थी। ऑटो पायलट सिस्टम को यह समझ नहीं आया कि विमान कितनी रफ्तार से उड़ रहा है और उसने खुद को बंद कर दिया। अब विमान का नियंत्रण पूरी तरह पायलट्स के हाथों में आ गया। यहीं से असली संकट शुरू हुआ। पियरे बोनिन, जो उस वक्त नियंत्रण में था, उसने स्वाभाविक डर में विमान को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। सामान्य स्थिति में यह एक बड़ी भूल मानी जाती है। अगर विमान की स्पीड कम हो रही हो और उसे ऊपर खींचा जाए तो वह स्टॉल की स्थिति में चला जाता है, यानी विमान की लिफ्ट खत्म हो जाती है और वह गिरने लगता है। लेकिन बोनिन को यह एहसास नहीं हुआ कि विमान स्टॉल कर चुका है। ना ही उनके पास ऐसी ट्रेनिंग थी जो रात में बिना किसी दृश्य संकेत के स्टॉल को पहचानने में मदद करे। दूसरी ओर को पायलट रॉबर्ट भी भ्रम की स्थिति में था। दोनों पायलट्स के बीच संचार कम होता जा रहा था और दोनों अपनी तरफ से नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे थे। जब विमान गिरने लगा तो दोनों पायलट्स को लगा कि वे तेजी से नीचे गिर रहे हैं और उन्होंने विमान को और ऊपर खींचा, जिससे गिरावट और तेज हो गई। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग्स के अनुसार विमान लगातार स्टॉल की स्थिति में था, लेकिन कॉकपिट में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। 3 मिनट के भीतर विमान ने लगभग 38,000 फीट से सीधा समुद्र में टकरा जाने की दूरी तय कर ली। सुबह होने तक पेरिस में विमान का कोई नामो निशान नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जब विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। रडार पर भी विमान दिखाई नहीं दे रहा था। एयर फ्रांस ने कुछ घंटों की देरी के बाद फ्लाइट के लापता होने की जानकारी दी और तब पूरी दुनिया चौंक गई। 228 लोग अचानक गायब हो गए थे। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ब्राजील और फ्रांस की नौसेना और वायुसेना ने मिलकर अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में तलाश शुरू की जहां विमान आखिरी बार देखा गया। कुछ फ्लोटिंग मलबे, यात्रियों के बैग और सीटें तो मिल गईं, लेकिन मुख्य विमान
ब्लैक बॉक्स और शवों का कोई सुराग नहीं था। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। कुछ ने कहा कि ये आतंकी हमला है, कुछ ने कहा कि आसमान में बिजली गिरने से विमान फट गया, लेकिन इनमें से कोई भी थ्योरी पुख्ता नहीं थी। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया। कैसे एक आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत विमान, जिसमें सबसे नया ऑटो पायलट और सेफ्टी सिस्टम था, वो बिना कोई चेतावनी दिए गायब हो सकता है? कैसे पायलट्स इतना भ्रमित हो सकते हैं? और अगर सिस्टम फेल हुआ था तो उसने चेतावनी क्यों नहीं दी? करीब 2 साल बाद अप्रैल 2011 में एक फ्रेंच सर्च टीम ने गहराई में खोज करने के लिए सबमरीन और साउंड वेव टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। 3900 मीटर की गहराई में अंधकारमय, ठंडे और रहस्यमय समुद्र तल में विमान के मुख्य हिस्से और ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया। ब्लैक बॉक्स के मिलते ही पूरे मामले की गुत्थी खुलनी शुरू हुई। एनालिसिस से सामने आया कि विमान पूरी तरह से काम कर रहा था। न इंजन में खराबी थी, न ही बिजली की वजह से कोई फेलियर हुआ था। विमान के पास पर्याप्त ईंधन था, सब कुछ काम कर रहा था सिवाय इंसानी निर्णय के। फ्लाइट 447 एक क्लासिक केस बन गया, ह्यूमन एरर अंडर टेक्नोलॉजिकल कंफ्यूजन का। यानी तकनीकी गड़बड़ी तो थी, लेकिन वह इतनी गंभीर नहीं थी जितनी उसे समझा गया। असली कारण था कि पायलट्स को सही तरीके से स्टॉल की स्थिति समझ में नहीं आई और उन्होंने विमान को बार बार ऊपर खींचा, जिससे विमान सीधा अटलांटिक महासागर में जाकर गिर गया। 228 लोगों की मौत हो चुकी थी, कोई भी नहीं बचा। इस हादसे के बाद पूरे एयरबस सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए। पिटोट ट्यूब्स को नए डिजाइन से बदला गया ताकि वो बर्फ से न जमे। पायलट ट्रेनिंग में स्टॉल रिकवरी को अनिवार्य और गहराई से सिखाया गया। फ्लाइट मॉनिटरिंग सिस्टम को भी और ज्यादा संवेदनशील बनाया गया ताकि ऐसे मामलों में चेतावनी मिल सके। आज भी जब एयर फ्रांस फ्लाइट 447 का नाम लिया जाता है तो एविएशन जगत में एक भारी खामोशी छा जाती है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि तकनीक चाहे जितनी भी आधुनिक हो जाए, आखिरकार निर्णय लेने वाला इंसान ही होता है। और अगर उस इंसान को सही जानकारी न मिले या वह भ्रम में हो तो नतीजा क्या हो सकता है? इसका उदाहरण फ्लाइट 447 बन गया। और अब बारी आती है दूसरे हादसे की। 17 जुलाई 1996 की रात न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर हर चीज सामान्य थी। लोग अपनी उड़ानों की ओर जा रहे थे, छुट्टियों की उम्मीदों और अपनों से मिलने की खुशी के साथ। इन्हीं में से एक फ्लाइट थी TWA फ्लाइट 800, जो न्यूयॉर्क से पेरिस जा रही थी। एक बोइंग 7-401 एयरक्राफ्ट जो अब तक हजारों उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी कर चुका था। इस विमान में कुल 230 लोग सवार थे, 212 यात्री और 18 क्रू मेंबर्स। इनमें बच्चे, बुजुर्ग, टूरिस्ट्स और फ्रेंच लैंग्वेज टूर पर जा रहे स्टूडेंट्स भी शामिल थे। फ्लाइट ने शाम 8:19 पर टेक ऑफ किया। मौसम साफ था और उड़ान सामान्य लग रही थी, लेकिन महज 13 मिनट बाद लॉन्ग आइलैंड के आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने नीचे से ऊपर जाती कोई मिसाइल जैसी चीज देखी। फिर अचानक आग का गोला बना, विमान आसमान से समुद्र में गिर पड़ा। कुछ ने कहा 2 धमाके हुए, एक छोटा और फिर एक बड़ा। आसपास के लोग और मछुआरे इस भयानक मंजर को देख स्तब्ध रह गए। कुछ ही देर में न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी। TWA की एक फ्लाइट क्रैश हो गई है। जल्द ही कोस्ट गार्ड्स और नेवी की टीमें अटलांटिक महासागर की ओर रवाना हुईं। रात भर बचाव कार्य चलता रहा, लेकिन सुबह तक साफ हो चुका था कि कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा था। सभी 230 लोग मारे जा चुके थे। जैसे ही हादसे की खबर फैली, सवाल उठने लगे। क्या यह आतंकवादी हमला था? क्या यह किसी मिसाइल का हमला था? क्या अमेरिकी मिलिट्री की कोई गलती थी? हादसे के बाद FBI और NTSB ने मिलकर जांच शुरू की। समुद्र से विमान के हजारों टुकड़े निकाले गए और उन्हें जोड़कर विमान के स्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा किया गया। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी एविएशन जांचों में से एक बन गई। FBI ने इसे शुरुआती तौर पर आपराधिक जांच माना। उन्होंने संभावित आतंकवादी कनेक्शन, एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा चूक की दिशा में गहराई से पूछताछ शुरू की। लेकिन जांच के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई। करीब 200 गवाहों ने यह दावा किया कि उन्होंने कोई चीज हवा में ऊपर जाते हुए देखी थी, जैसे मिसाइल। इतना ही नहीं,
कुछ चश्मदीदों ने 2 धमाके सुनने की भी बात कही थी। ये बातें मीडिया में फैलीं और लोग कहने लगे कि यह हादसा नहीं, एक कवर अप हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि अमेरिकी नेवी उस वक्त पास के समुद्री क्षेत्र में अभ्यास कर रही थी और गलती से कोई मिसाइल TWA फ्लाइट से टकरा गई। लेकिन अमेरिकी सरकार ने ऐसी सभी बातों को अफवाह करार दिया। करीब 4 साल बाद NTSB ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इस दुर्घटना की वजह थी विमान के सेंटर फ्यूल टैंक में हुआ विस्फोट, जो एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। यानी एयर कंडीशनिंग यूनिट से उठती गर्मी और पुरानी वायरिंग ने मिलकर फ्यूल वेपर्स को प्रज्वलित कर दिया। NTSB का कहना था कि यह एक तकनीकी दुर्घटना थी, न कि आतंकी हमला या मिसाइल स्ट्राइक। उन्होंने इसकी पुष्टि के लिए सैकड़ों टेस्ट किए और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी यह मामला लोगों के मन में रहस्य बनकर रह गया। बहुत से विशेषज्ञ, पत्रकार और यहाँ तक कि कुछ पूर्व मिलिट्री अफसर आज भी मानते हैं कि सच्चाई को छुपाया गया है। उनके अनुसार इतने गवाहों की बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ का यह भी कहना है कि विमान को गलती से मिलिट्री मिसाइल से टारगेट किया गया और सरकार ने इसे ढकने के लिए तकनीकी खराबी की रिपोर्ट पेश की। कई डॉक्यूमेंट्रीज और स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में सवाल उठाते रहे हैं। TWA फ्लाइट 800 की दुर्घटना ने विमानन जगत में कई बदलाव लाए। फ्यूल टैंक की डिजाइन को अपडेट किया गया, वायरिंग सिस्टम को और सुरक्षित बनाया गया और एयरक्राफ्ट सेफ्टी चेक्स को पहले से कहीं ज्यादा सख्त किया गया। यह हादसा एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को हिला दिया। लेकिन जो सवाल उस दिन उठे थे वे आज भी जिंदा हैं। क्या यह वाकई सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना थी या फिर कोई बड़ा सच अब भी पर्दे के पीछे छुपा है? 230 लोग उस रात अपने सपनों के साथ सफर पर निकले थे। कोई नहीं जानता था कि वो आखिरी बार अपने परिवार से मिल रहे हैं। हर यात्री की अपनी कहानी थी, अपने रिश्ते थे और अपने अधूरे ख्वाब। लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया और आज 3 दशक बाद भी TWA फ्लाइट 800 एक ऐसा हादसा है जो सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय रहस्य बन चुका है। जब तक हर गवाह की आवाज को सुना नहीं जाता और जब तक हर परछाई में छुपे सच को उजागर नहीं किया जाता, तब तक यह सवाल हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा। क्या हमें कभी पूरी सच्चाई का पता चल पाएगा?